नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी अभ्यर्थियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिकी में। दोस्तों आप लोगों के लिए जो वृद्धि और विकास की मैराथन थी उसको अपलोड कर दिया गया था। आशा है आप सभी ने उस मैराथन को देख लिया होगा और इस वीडियो में हम बहुत ही सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा कि हाँ, इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछेगा तो आप इन प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे। बहुत ही जल्द दोस्तों, बिना समय गंवाए हुए आप लोग सबसे पहले वीडियो को अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे ये पता है कि इस वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को तक नहीं पहुंचने वाली। कारण ये है, सुबह से 3 से 4 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं और उसके बाद में क्या होता है, 3 से 4 जब वीडियोस अपलोड हो जाती हैं तो यूट्यूब क्या करता है कि जो नोटिफिकेशंस होता है उसको ऑफ कर देता है। यानी कि अब दूसरे दिन ही जो वीडियोस हैं वो नोटिफिकेशन पहुंच पाएगी। तो दोस्तों आप सभी मित्र अपने मित्रों के पास वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा और सभी को साथ में जोड़ लीजिएगा। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं आज के पहले प्रश्न पर, वृद्धि और विकास। अगर हम वृद्धि और विकास के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं तो इसकी मैंने पीडीएफ पहले से तैयार करके रखी थी। कहा जाता है कि वृद्धि का अर्थ होता है शारीरिक संरचना के विकास से, जिसके अंतर्गत भार, लंबाई, मोटाई तथा उसके अंगों का विकास होता है। और इंपॉर्टेंट लगाइएगा, जो ये परिभाषाएं मैं आपको बता रहा हूं, आपसे पूछ सकता है कि वृद्धि की परिभाषा लिखो या विकास की परिभाषा लिखो। तो दोस्तों वृद्धि की परिभाषा क्या होगी, यहां पर देख लीजिए। शारीरिक अंगों में भार तथा आकार में वृद्धि होना, ऐसी वृद्धि जिसको मापा जा सकता है। और दूसरा आपका था फ्रैंक के अनुसार, इन्होंने क्या कहा था दोस्तों, शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन होता है उसे वृद्धि कहते हैं। इस प्रकार से वृद्धि शरीर के विभिन्न अंगों के आकार में परिवर्तन के साथ साथ लंबाई, ऊंचाई, भार को व्यक्त करता है। और इसी प्रकार से हरलॉक ने क्या कहा था विकास वृद्धि के बारे में, तो दोस्तों वृद्धि के बारे में कहा कि अभिवृद्धि से आशय प्राणी का आकार एवं संरचना में परिवर्तन है। विकास की थोड़ा सा अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, विकास का तात्पर्य क्या होता है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक बुद्धि क्षेत्रों में परिपक्वता हासिल करना, ये होता है आपका विकास का कार्य। इसी प्रकार से विकास की अगर हम परिभाषा देख लेते हैं दोस्तों, तो विकास के लिए कहा गया कि विकास जीव व उसकी अंतःक्रिया का प्रतिफल है। और दोस्तों विकास क्या होता है, गुणात्मक और मात्रात्मक प्रक्रिया है। अंतर देख लेते हैं दोस्तों, इनके बीच का अंतर मोस्ट इंपॉर्टेंट लगेगा कि वृद्धि और विकास के बीच का जो अंतर होता है वो क्या होता है। दोस्तों वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, विकास का स्वरूप आंतरिक होता है। वृद्धि मात्रात्मक होती है, विकास की प्रक्रिया मात्रात्मक और गुणात्मक होती है। इसी प्रकार से वृद्धि निश्चित समय तक होती है, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि का प्रयोग संकुचित अर्थ में होता है और जो विकास है उसका प्रयोग व्यापक अर्थ में होता है। नेक्स्ट आपका, कोई दिशा नहीं होती और यह निश्चित दिशा में होता है। वृद्धि दिखाई देती है और विकास की प्रक्रिया दिखाई नहीं देती। वृद्धि को मापा जा सकता है और विकास को हम माप नहीं सकते। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए ये था। इसके बाद में अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों मानव विकास की अवस्थाएं, तो आप सभी को पता है कि बात होगी दोस्तों गर्भावस्था की। तो गर्भावस्था की अगर बात होती है, गर्भावस्था की, तो उसका जीवन काल क्या होता है दोस्तों, गर्भावस्था से गर्भधारण से लेकर के जन्म तक। गर्भावस्था क्या, गर्भधारण से लेकर के जन्म तक। शैशवावस्था आपकी क्या होती है दोस्तों, शैशवावस्था में क्या होता है, बच्चा जन्म से लेकर के और 6 वर्ष तक, यानी कि 0 से 6 वर्ष तक। अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि आपका जो बाल्यावस्था होती है उसका क्या रहता है दोस्तों, उसका रहता है 6 से 12 वर्ष तक, 6 से 12 वर्ष तक। और दोस्तों आपका जो किशोरावस्था रहती है वो 12 से 18 वर्ष तक। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, 1 नंबर में आपसे यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि वृद्धि व विकास के सिद्धांत, आपका आज भी 1 नंबर में प्रश्न आया था, उसमें लिखा गया था कि वृद्धि और विकास का सिद्धांत क्या होगा। तो दोस्तों निरंतरता का सिद्धांत, जीवन के आरंभिक वर्षों में तीव्र गति। इसके बाद में अगर हम बात कर सकते हैं दोस्तों, विकास साधारण से विशेष की ओर अग्रसर, वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव, और व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत। इसके बाद में अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों विकास को प्रभावित करने वाले कारक, और याद रखिएगा दोस्तों आपसे किसी भी प्रकार का कोई कारक पूछे, उसमें आप दोस्तों अगर देखेंगे तो सभी कारक जो है वो लगभग सेम ही मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो पहला कारक आपका हो जाएगा बुद्धि, यानी कि विकास को कौन सा कारक प्रभावित करता है, बुद्धि प्रभावित करती है। दूसरा आपका क्या होगा, अंतःस्रावी ग्रंथियां प्रभावित करती हैं, जिसमें थायराइड ग्रंथि की बात होती है। थायरॉक्सिन नामक जो स्राव होता है वो उससे उत्पन्न होता है।
तो दोस्तों यह अंतःस्रावी ग्रंथि यह भी प्रभावित करती है। पौष्टिक भोजन यह भी प्रभावित करता है। शुद्ध वायु और प्रकाश, रोग और चोट, संस्कृति, ये सभी जो चीज़ें होती हैं ये आपकी विकास को प्रभावित करती हैं। लड़का लड़की यानी कि यौन, तो ये सभी चीज़ें जो होती हैं वो प्रभावित करती हैं विकास को। अगर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपका कि आपका जो बाल्यावस्था होगी, या कभी कभी आपसे पूछ देगा कि आपकी जो पूर्व बाल्यावस्था की एज क्या होती है, पूर्व बाल्यावस्था की एज क्या होती है, तो आप क्या लिखेंगे दोस्तों, 6 से 9 वर्ष। बाद में पूछ देगा उत्तर बाल्यावस्था, तो आप लिखेंगे 9 से 12 वर्ष। इतना आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि बच्चों में किस प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है, या अगर हम बात कर लेते हैं बुद्धि पर, तो यह भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बुद्धि से आज आपका 1 नंबर में आया था। कल आपसे बुद्धि की परिभाषा दोस्तों पूछी जा सकती है। अगर आपसे बुद्धि की परिभाषा पूछेगा तो आप लोग क्या बताएंगे? बुद्धि की परिभाषा 1 नंबर में आपसे पूछ सकता है या 5 नंबर में भी आपसे प्रश्न रख सकता है। तो दोस्तों बुद्धि की परिभाषा क्या होती है, याद रखिएगा। बुद्धि कितने प्रकार की बताई गई, अभी मैं उसके बारे में बताऊंगा। बुद्धि की परिभाषा क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों परिभाषा याद कर लीजिए। वैक्सलर के अनुसार और बुद्धि की परिभाषा क्या बताई गई? बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है। बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करता है। वैक्सलर ने यह परिभाषा दी। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों और परिभाषाओं की, तो आप याद करेंगे वुडवर्थ को, तो इन्होंने क्या परिभाषा दी? बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। अगर हम बात करते हैं टर्मन की, तो इन्होंने क्या कहा? टर्मन ने बुद्धि के बारे में क्या कहा कि बुद्धि अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता है। अगर आपको ये सब नहीं याद होता है तो आप लोग क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं बुद्धि को। थोड़ा सा अगर हम बात करें बुद्धि पर, तो अपने साधारण शब्दों में, बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं एवं तथ्यों को समझने, उसमें आपसी संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। बुद्धि मनुष्य को नवीन परिस्थितियों को ठीक से समझने और उसके साथ अनुकूलन करने में सहायता करती है। बुद्धि सोचने समझने की योग्यता होती है। और बुद्धि कैसी होती है दोस्तों? तो बुद्धि होती है अमूर्त। बुद्धि कैसी होती है? अमूर्त होती है। इतना याद कर लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं दोस्तों बुद्धि के प्रकार पर, तो बुद्धि के 3 प्रकार बताए गए। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार बताए गए और कहा गया कि मूर्त बुद्धि, दूसरा कहा गया अमूर्त बुद्धि और तीसरा कहा गया दोस्तों सामाजिक बुद्धि। तो ये 3 प्रकार बताए गए, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। किसने बताया? थॉर्नडाइक ने बताया। और दोस्तों ऐसे भी आपसे पूछ सकता है कि जो थॉर्नडाइक जी जो थे उन्होंने 3 प्राथमिक नियम बताए थे। थॉर्नडाइक ने 3 प्राथमिक नियम बताए। पहला आपका बताया तत्परता का नियम, दूसरा बताया आपका प्रभाव का नियम और तीसरा आपका बताया गया अभ्यास का नियम। तो ये तीनों नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यानी कि बुद्धि क्या है इसके बारे में बात हो गई। बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो उसमें आप क्या कहेंगे? लिंग हुआ, प्रजाति हुआ, वंशानुक्रम हुआ, वातावरण हुआ और स्वास्थ्य हुआ। ये सभी जो चीजें जो हैं वो बुद्धि को प्रभावित करने वाले। आईक्यू का सूत्र याद रखिएगा। आईक्यू का सूत्र पूछा गया है, काफी बार पेपर में पूछा गया है। तो आप लोग क्या लिखेंगे? बुद्धि लब्धि बराबर, आईक्यू को क्या कहते हैं? इंटेलिजेंस क्वाइटेंट। बुद्धि लब्धि बराबर, 1 नंबर में आईक्यू की फुल फॉर्म भी पूछी जाती। बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है? मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु या तैथिक आयु गुणे में 100। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा बुद्धि लब्धि। गार्डनर की बहुबुद्धि का सिद्धांत, गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया और आज आपका 1 नंबर में गार्डनर जी से पूछा गया था। हो सकता है कल आपसे पूछ दे कि गार्डनर की बहुबुद्धि का सिद्धांत लिखिए, तब आप लोग क्या करेंगे? गार्डनर ने पहले 7 प्रकार की बुद्धियां बताई, उसके बाद में सन 1998 में क्या बताया? सन 1998 में
इन्होंने 8वीं बुद्धि बताई और सन 2000 में इन्होंने 9वीं बुद्धि बताई। यानी कि भाषाई बुद्धि, तार्किक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, शारीरिक बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि, व्यक्तिगत आकलन बुद्धि, व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, और उसके बाद में ये चीज़ें इन्होंने बताई थी। उसके बाद में इन्होंने 8वीं बुद्धि जोड़ी और 9वीं बुद्धि जोड़ी। यानी कि गार्डनर के अनुसार 8 प्रकार की जो मेन बुद्धियाँ बताई गई, उसके बाद में 9 प्रकार की बुद्धियाँ बताई गई। ये इंपॉर्टेंट था आपका, और इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। आज आपसे पियाजे के बारे में पूछा गया था, जीन पियाजे के पूरे उसको पूछा गया था कि जीन पियाजे का सिद्धांत लिखिए, उसकी अवस्थाएं। कल आपसे अवस्थाओं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहली अवस्था दोस्तों इंद्रिय जनित गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, आप सभी ने आज याद किया होगा और लिखकर भी आए होंगे। दूसरी अवस्था आपकी प्राक प्रश्नात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। तीसरी अवस्था आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। और चौथी अवस्था आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि 11 से ऊपर। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इंपॉर्टेंट आप लोग लगा लीजिएगा। आज आपसे पियाजे के बारे में भी पूछा गया था, और आज आपसे आईक्यू के बारे में भी पूछा गया था। और जो आईक्यू का आप लोग विभाजन करते हैं, वो यहाँ पर पूछा गया था आपका साइकोलॉजी के अनुसार। और वहाँ पर दोस्तों क्या आप लोग डिसेबिलिटी में भी पढ़ते होंगे, वहाँ पर माइल्ड लेवल की जब बात होती थी तो हम क्या लिखते थे, 50 से 70 का आईक्यू। माइल्ड लेवल की क्या करते थे दोस्तों, जब बात होती थी तो 50 से 70 लिखते थे, या 50 से दोस्तों 69 लिखते थे, इतना लिखते थे हम लोग। और दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था, जो आज आईक्यू पूछा गया था, वो पूछा गया था साइकोलॉजी के अनुसार। तो दोस्तों आप सभी ने पढ़ा होगा कि प्रतिभाशाली, मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो होते हैं 140 से ऊपर। उसके बाद में अगर हम प्रखर बुद्धि की बात करते हैं, प्रखर बुद्धि के बालक जो होते हैं वेरी, जिनको हम बोलते हैं वेरी सुपीरियर, तो दोस्तों वो 120 से 140 के बीच में हो जाएंगे। 110 के बीच में से 120 के बीच में कौन सा आएगा बालक, तो वो आएगा उत्कृष्ट बुद्धि का। उसके बाद में आप सभी को पता है कि सामान्य बुद्धि का बालक, तो दोस्तों 110 से 190 से 110 हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं मंद बुद्धि का बालक, मंद बुद्धि का बालक, तो दोस्तों यह हो जाएगा आपका 80 से 90 के बीच में। और अगर साइकोलॉजी की बात की जाए तो 80 से 90 के बीच में आज सही था। अगर हम आगे बात करते हैं दोस्तों कि 70 से 80 के बीच में कौन सा हो जाएगा, तो वो निर्बल बालक हो जाएगा। इसके बाद में मूर्ख बालक की अगर बात होती है तो 50 से 60 के बीच में। अगर 25 से 50 के बीच में अगर हम बात करते हैं तो मूढ़ बुद्धि आती है, और उसके बाद में जड़ बुद्धि आती है 25 से नीचे। और शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या होते हैं, या वैयक्तिक परीक्षण और सामूहिक परीक्षण क्या होता है, इसके बीच का अंतर याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। और उसके बाद में आपकी कुछ इंपॉर्टेंट BKT, यानी कि बाइन कामा टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, IQ, यानी कि इंटेलिजेंस क्वाइटेंट। आज आपका ABC का पूछा गया था, आज पूछा गया था ABC का एंटीसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस। ये देखिएगा VAKT, यानी कि विजुअल, ऑडिटरी, कैनेस्थेटिक, टेक्टाइल। अगर आपसे पूछ देता है SQ सोशल क्वाइटेंट, अगर आपसे पूछता है DQ डेवलपमेंटल क्वाइटेंट। दोस्तों ये जितनी फुल फॉर्म्स आपकी छोटी छोटी हैं, यहाँ से आपसे पूछ सकता है। प्रसव पूर्ण विकास के चरण जो आपके हैं, और वहाँ पर दोस्तों डिंबावस्था, पिंडावस्था और भ्रूणावस्था, इनके बारे में भी आपसे पूछ सकता है। तो मैंने आपको इसके बारे में बताया। वंशानुक्रम और वातावरण। दोस्तों विकासात्मक विलंब क्या होता है, थोड़ा सा आप लोग अगर पढ़ लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अवलोकन यूनिट 2 जो है आपकी, उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और अधिगम मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, अधिगम को, और अधिगम क्या होता है इसके बारे में आप पढ़ेंगे। बाकी जितनी भी चीज़ें थी आप लोगों ने रिवीजन कर ली होंगी। और अधिगम के बारे में दोस्तों क्या कहा गया, स्किनर ने अधिगम को क्या कहा, या क्रो एंड क्रो का, जो बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है क्रो एंड क्रो की। दोस्तों मुझे सबसे अच्छी डेफिनेशन इन्हीं की लगती है। इन्होंने 3 चीज़ों पर बात की, आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन क्या है, अधिगम है। आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन जो है वो अधिगम है। इसी प्रकार से अधिगम उपयुक्त अनुक्रिया का चयन करना, उसे उत्तेजना से जोड़ना अधिगम कहलाता है। अगर हम बात करते हैं गेने के अनुसार, दोस्तों गेने ने 8 प्रकार के अधिगम बताए, रॉबर्ट गेने ने 8 प्रकार के अधिगम बताए। और ये अधिगम जो थे वो द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक में लिखे। संकेतक अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, शाब्दिक सहचर्य अधिगम, श्रृंखला अधिगम,
विभेदक अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, नियम अधिगम और समस्या समाधान अधिगम। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक शारीरिक कारक भी आपके हैं, मनोवैज्ञानिक कारक भी है, पर्यावरणीय कारक भी हैं। तो ये सभी कारक आप लोग लिख सकते हैं। और पावलोव का सिद्धांत आपने आज थोड़ा सा पढ़ा भी होगा पावलोव के बारे में। इन्होंने डॉग पर प्रयोग किया था, लार्गन थी उसकी जो नलिका थी उसमें डाली थी। थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा इसके बारे में और इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। इसी प्रकार से आपके थॉर्नडाइक, पुनर्बलन क्या होता है, मिर्गी और टीके के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। पावलोव और आपका बेंडूरा, पावलोव और बेंडूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, आपसे इनके प्रयोगों के बारे में पूछा जा सकता है। स्मृति और मिर्गी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। मिर्गी अगर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँ तो आपको बता सकता हूँ मिर्गी के बारे में। मिर्गी क्या होती है, मिर्गी की परिभाषा क्या है, ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। मिर्गी क्या होती है, आप सभी जानते हैं कि हमारा जो हमारा सिर होता है, यानी कि जो हमारा मस्तिष्क होता है, उसमें लाखों कोशिकाएं होती हैं और उसमें क्या होता है, वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिससे कि क्या होता है, जब कभी भी उसमें ऐसे आवेग या सूचनाएं उत्पन्न हो जाती हैं या कभी कभी तेजी हो जाती है उन सूचनाओं में, उससे क्या होता है दोस्तों, मिर्गी आती है। अगर हम बात करते हैं एपिलेप्सी फाउंडेशन ऑफ अमेरिका के अनुसार, तो मिर्गी एक शारीरिक अवस्था है जो उस समय उत्पन्न होती है जब मस्तिष्क के कार्यों में एकाएक परिवर्तन होता है। जब मस्तिष्क की कोशिकाएं ठीक से कार्य नहीं करती तो व्यक्ति की चेतना गति में थोड़े समय के लिए परिवर्तन हो जाता है। इस शारीरिक परिवर्तन को क्या कहते हैं, हम मिर्गी कहते हैं। और इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, मिर्गी का अर्थ होता है झपटना, आक्रमण करना, पकड़ना, जो कि एपिलेरिया शब्द से लिया गया है, जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है। मिर्गी के कारण कौन कौन से हैं, अनुवांशिक कारण, लक्षणात्मक कारण, दुर्घटना के कारण, ट्यूमर के कारण, अज्ञात कारण भी कुछ हैं जिनसे मिर्गी आती है। तो इतने प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इन्हीं से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस बनने की पूरी संभावना है। थॉर्नडाइक के बारे में मैंने आपको प्राथमिक नियम बता दिए। थॉर्नडाइक के बारे में थोड़ा सा आप लोग पढ़ लेंगे कि प्रयोग किस पर किया था और क्या प्रयोग किया था। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आशा है सभी को वीडियो अच्छी लगी हुई होगी और वीडियो को अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।